नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हर मोर्चे पर अच्छी खबर आने का सिलसिला लगातार जारी है। दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था अपना मजबूत दम दिखा रही है और लगातार अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार है। तमाम वैश्विक रेटिंग एजेंसियों और संस्थाओं ने ऐसा ही अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही ये भी बताया है कि विकास दर के मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही चीन के विकास दर को भी पछाड़ती रहेगी। तो आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे, जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं। वैश्विक रेटिंग्स एजेंसी S&P के अनुमान के मुताबिक अगले 3 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, जबकि चीन की विकास दर घटने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिस वजह से निवेशक चीन की जगह पर भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। साल 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व पटल पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनकर उभरी। जानकारों की माने तो अर्थव्यवस्था का दमखम इस साल यानी 2024 में भी जारी रहेगा। रेटिंग एजेंसियों ने अपने अनुमानों में बदलाव कर विकास दर 6.7% से 7% के बीच रहने का अनुमान जताया है। RBI ने भी अपने विकास के अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की विकास दर घटने की उम्मीद लगाई जा रही है। चीन रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी और आर्थिक मोर्चे पर कई समस्याएं झेल रहा है। इस वजह से अब निवेशक चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। 2023 में चीन की विकास दर 5.4% और 2024 में 4.6% रहने की संभावना है, जबकि 2025 में 4.8% तो 2026 में 4.6% तक रहने का अनुमान है। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल का अनुमान है कि एशिया पैसिफिक का विकास इंजन अब चीन से हटकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ चला जाएगा। रीजनल ग्रोथ पैटर्न में आए बदलाव के चलते ये स्थिति नजर आ सकती है। भारत के विकास की कहानी आने वाले सालों में और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ने वाली है। साथ ही ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत एक विकासशील देश है जिसकी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था माना है और हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने भी भारत के विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव किया था और इसी को लेकर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। इस वक्त भारत दुनिया के सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश और दुनिया के नामी अर्थशास्त्रियों और रेटिंग्स एजेंसियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव किया है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास दर के अपने अनुमान में बदलाव किया था। ADB ने अपने अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया था, जबकि सितंबर महीने में ADB ने 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की GDP वृद्धि उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके चलते बैंक को अपने अनुमान में बदलाव करना पड़ा। बैंकों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और उपयोगिता में दोहरे अंक में तेजी रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में कृषि की विकास दर थोड़ी धीमी गति से बढ़ने का अनुमान जताया है। हालांकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, इसलिए विकास दर में ऊपर की ओर बदलाव की उम्मीद भी जताई गई है। ADB ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने विकास दर के पूर्वानुमान को 6.7% पर बरकरार रखा। वित्त वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता खर्च और निर्यात में धीमी वृद्धि के बावजूद सरकारी खर्च से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय मुद्रास्फीति को 5.5% के अपने पहले के पूर्वानुमान को बरकरार रखा है। बैंक ने 2024 में चीन की विकास दर धीमी होकर 4.5% पर आने की उम्मीद भी जताई है। नवंबर को दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के आंकड़े सामने आने के बाद कई अर्थशास्त्रियों ने अपने पूरे साल के विकास अनुमानों को बदलते हुए बढ़ा दिया था। कहा जा सकता है कि ये मोदी सरकार की नीतियों का ही असर है कि पिछले 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था बिना किसी रुकावट के तेज गति विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि चालू खाते का घाटा कम होने, मजबूत पूंजी प्रवाह, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कम विदेशी कर्ज के साथ भारत का वैश्विक स्तर पर लेन देन से संबद्ध बही खाता अनुकूल रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती को देखते हुए बाह्य मोर्चे पर भारत की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज कंपनी ने इन चीजों को देखते हुए चालू खाते के घाटे यानी CAD के अनुमान को संशोधित कर इसके GDP का 1% रहने का अनुमान जताया है, जो पहले 1.3% था। वहीं साल 2024-25 के लिए इसके 1.3% रहने की संभावना जताई गई है, जबकि पहले इसके 1.9% रहने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट में इसके लिए अन्य बातों के अलावा कच्चे तेल के दाम के अनुमान को $90 प्रति बैरल से घटाकर $81 प्रति बैरल किए जाने और सेवा निर्यात के उम्मीद से बेहतर रहने को बताया गया है। गोल्डमैन सैक्स ने इक्विटी पूंजी प्रवाह बेहतर रहने के साथ कुल मिलाकर पूंजी प्रवाह अच्छा रहने का अनुमान जताया है। इसकी वजह फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती का चक्र शुरू करने की संभावना, बॉन्ड के JP मॉर्गन के वैश्विक सरकारी बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने से क्षेत्र में बेहतर निवेश प्रवाह और उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI है। इस पूंजी प्रवाह से 2024 में पहले के कर्ज की परिपक्वता अवधि पूरी होने के साथ शुद्ध कंपनी डॉलर कर्ज प्रवाह कम करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर भुगतान संतुलन के मोर्चे पर 2023-24 में $39 अरब के अधिशेष की स्थिति होगी। हालांकि अगले वित्त वर्ष में इसके कम होकर $27 अरब रहने का अनुमान है। और अब बात शेयर बाजार की। साल 2023 भारतीय शेयर बाजारों के लिए खास रहा। इसमें शेयर बाजार ने कई ऊंचाइयों को छुआ। यही वो साल भी रहा जिसमें शेयर बाजार ने कई रिकॉर्ड भी तोड़े, जिसके वजह से दुनिया भर के निवेशकों का भारतीय शेयर बाजारों पर भरोसा बढ़ रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में निवेशकों का भरोसा अब भारतीय शेयर बाजार पर साफ दिखने लगा है। साल 2023 में मार्केट कैप के हिसाब से भारत का बाजार हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कैपिटल मार्केट बन चुका है। भारत ने इतिहास में पहली बार 4 ट्रिलियन मार्केट कैप के स्टार को भी पार किया। ये साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा और 2023 में अगर देखा जाए तो हमने नए आयाम यहां पर तय होते हुए देखे। चाहे बात की जाए वॉल्यूम की, डीमैट अकाउंट की, IPO की, SME IPO की या फिर परफॉर्मेंस की। निफ्टी ने इस साल 18% का टारगेट अचीव किया और 21,500 का लेवल फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में टेस्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन शेयर बाजार में इस तेजी के पीछे कुछ तो खास है जो निवेशकों को सबसे ज्यादा पसंद है। भारत में बीते 9 सालों से राजनीतिक स्थिरता शेयर बाजार में तेजी की मुख्य वजह है। तमाम वैश्विक मुश्किलों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था है। सरकार के वित्तीय अनुशासन और बुनियादी ढांचे में निवेश की प्रतिबद्धता ने भी इस विश्वास को बढ़ाया है। खास बात यह है कि अब भारत के शेयर बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों की कृपा पर निर्भर नहीं है। अब भारत में घरेलू निवेशकों के द्वारा किया गया निवेश FPI निवेश को पार कर चुका है। भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों की स्थिति लगातार बेहतर हो रही है और NPA में भी कमी आ रही है। सरकार की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप्स इंडिया जैसी नीतियों का असर भी शेयर बाजार पर दिखाई दिया है। सेक्टर वाइज कंपैरिजन करें तो रेलवे, पावर, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, बैंक, मेटल, ऑटो ये ऐसे सेक्टर रहे जो कि टॉप लीडिंग सेक्टर रहे इंडाइसेस के अंदर और आगे भी ये उम्मीद है कि ये सेक्टर यहां से 18 से 20% की ग्रोथ देते हुए नजर आ सकते हैं। बीते साल निफ्टी ने निवेशकों को 18% से ज्यादा का रिटर्न दिया और 21,000 का आंकड़ा पार किया। सेंसेक्स 72,000 के पार कारोबार करता हुआ नजर आया। दरअसल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में मंदी के संकेतों के बीच अब निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ने लगा है। निवेशक भारत को भविष्य की उभरती आर्थिक महाशक्ति के तौर पर देख रहे हैं और शेयर बाजार में बढ़ता निवेश इसका एक संकेत मात्र है। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और इन सब के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा डिविडेंड की घोषणा पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है। RBI ने बैंकों द्वारा डिविडेंड की घोषणा और विदेशी बैंक शाखाओं द्वारा प्रधान कार्यालय को लाभ भेजने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव करते हुए एक ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है।
ये दिशा निर्देश वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद के लिए लाभांश की घोषणा के लिए प्रभावी होंगे। डिविडेंड घोषित करने या लाभ भेजने के पात्र होने के लिए बैंकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं जरूरी हैं, जो इस प्रकार हैं। बैंक ने पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए लागू नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा किया हो, जिसमें वो वित्तीय वर्ष भी शामिल है जिसके लिए डिविडेंड प्रस्तावित है। साथ ही जिस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश प्रस्तावित है उसके लिए शुद्ध एनपीए अनुपात 6% से कम होना चाहिए और बैंक को रिजर्व बैंक द्वारा लागू कानूनों का अनुपालन करना चाहिए और लाभांश की घोषणा या लाभ के प्रेषण के लिए बैंक पर कोई आरबीआई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम रिपोर्ट हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की चौतरफा मजबूती की कहानी कह रहे हैं। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस पर अपने विशेषज्ञों से, मेहमानों से करेंगे खास चर्चा। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो ब्रेक से पहले हमने वो तमाम रिपोर्ट आपको दिखाई जिसमें अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग संस्थाएं किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लगातार मजबूत होने की अपनी रिपोर्ट दे रही हैं। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 बेहद ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर एम के अग्रवाल हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो अर्थशास्त्र विभाग है उसके विभागाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में हमारे साथ शुभमोय भट्टाचार्य जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत शुभमोय जी आपका भी इस चर्चा में। मैं शुरुआत कर लेता हूं, प्रोफेसर एम के अग्रवाल आपसे शुरुआत करता हूं। ये तमाम जो रिपोर्ट है जो कि ये इशारा कर रही हैं कि लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज़ी बनी हुई है, तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेज़ है। और अब तो जो ये रिपोर्ट आ रही है S&P की, वो ये भी कह रही है कि चीन से भी लगातार भारत आगे बना रहेगा अगले कम से कम 3 सालों तक। तो ये जो रिपोर्ट कहती है, इससे ये बिल्कुल साफ है कि दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो दमखम है, जो दबदबा है, वो अभी आगे कई और साल तक बने रहने की संभावना है। मुझे लगता है कि अब भारत डिसीजिव रूप से चाइना से आगे निकलने की ओर बढ़ चुका है। जी।
वो प्रथम 3 वर्ष जो कोरोना के बाद के प्रथम 3 वर्ष थे वो हमने देख लिया है और भारत ने कैसे अपने को उन परिस्थितियों में नई रणनीतियों के माध्यम से भारत को आगे बढ़ाया है। अब उन्हीं रणनीतियों के माध्यम से भारत की जब विश्व में अपनी विश्वसनीयता बन रही है, भारत में नए ग्रोथ इंजन तैयार हो रहे हैं, भारत में नए प्रकार के आप देखिए तो एग्रीकल्चर में नवाचार हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आप देख रहे हैं नए प्रकार के ग्रोथ इंजन इमर्ज कर रहे हैं, हमारा विदेशी व्यापार भी लगातार बढ़ रहा है और इसी प्रकार से इनफ्लो जो हमारा या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी बातें बताती हैं कि भारत के जो प्रथम 3 वर्ष थे कोरोना से, वो भारत ने सफलतापूर्वक चीन से आगे निकलने में सफलता प्राप्त कर ली, विशेष रूप से ग्रोथ रेट के माध्यम से या निवेश में बढ़ती हुई दर के कारण भी भारत आगे बढ़ रहा है। ये भारत में जो नए नवाचार हो रहे हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं, नए जिस प्रकार से ग्रोथ इंजन तैयार हो रहे हैं, विश्व में इसकी क्रेडिबिलिटी बनती चली जा रही है। इसीलिए जो वैश्विक स्तर पर भी लोग अब भारत की ओर बढ़ने को आतुर हो रहे हैं, ये यहाँ पर अपना भविष्य खुद भी ढूंढ रहे हैं। शोभमय सर, जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं तमाम एजेंसियों के, तमाम संस्थाओं के, वो रिपोर्ट अब सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से, आप चाहे चालू खाते के घाटे पर आप देखें गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जो है, एडीबी के अनुमान जो है वो, एस&पी के जो अनुमान है वो, शेयर बाज़ार से जो हमें रिपोर्ट मिल रही है वो, ये तमाम चीज़ें क्या कहानी कह रही हैं कि साल 2024 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ साल 2024 ही नहीं, आने वाले कई साल। और इसमें एक चीज़ और कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ने, कृषि क्षेत्र ने बढ़िया समर्थन दिया तो ये सारे अनुमान और बढ़ेंगे हकीकत में। शुभमय भट्टाचार्य जी। जी नरसिंह जी, बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो अग्रसर होने की जो खबरें जो आप पढ़ रहे थे, इसमें कोई हैरानी वाली बात अभी नहीं है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो तेजी जो पकड़ है वो इतनी साफ जाहिर है कि उसमें कोई अगर कहे कि नहीं होगा तो ही वो एक न्यूज बनता है। तो वजह ये है कि कई सालों से भारत सरकार ने जो अर्थव्यवस्था के जो मैनेजमेंट में जो फुर्तीलाए हैं, जो सही कदम एक के बाद एक उठाते गए हैं, उसका धीरे धीरे उसका क्यूमुलेटिव नतीजा भी आ रहा है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर सबका भरोसा काफी ज्यादा बढ़ गया है, देश के अंदर, देश के बाहर। और साथ में जो स्टेप्स लिए गए हैं, जैसे टैक्स रिफॉर्म्स, जैसे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में यूपीआई, जैसे कि आधार बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम, मेडिकल रिफॉर्म्स, ये सारी जो चीजें किए गए हैं, इनका ही फलस्वरूप आपको ये बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं। और यही है इकोनॉमी का आगे चलने का वजह। आप चाइना से आप कंपैरिजन कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता है चाइना से कंपैरिजन इस वक्त खास कुछ जरूरी है, क्योंकि वो एक डिक्लाइनिंग रेट में है। हम जितना अपने रिफॉर्म्स के ऊपर देश के अंदर खासकर लोगों को रहेगा कि भाई ये सारे रिफॉर्म्स होना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में और जो तेजी है उसका रफ्तार बना रहेगा। जी ठीक है। जहाँ तक चीन से तुलना का सवाल है सर, तो ये बिल्कुल है कि ये जो एजेंसियाँ हैं ये भी करती हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जब उनकी बात होती है तो जाहिर सी बात है कि चीन की अर्थव्यवस्था का भी जिक्र हो ही जाता है उसमें। प्रोफेसर अग्रवाल, जो आरबीआई ने जो कुछ बातें कही हैं, गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट है, ये दोनों बातें एकदम एक लाइन पर दिखाई पड़ रही हैं कि जो चालू खाते का घाटा है, गोल्डमैन सैक्स की भी रिपोर्ट कहती है कि वो काफ़ी कम रहने की, उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। और आरबीआई भी जो दिशा निर्देश दे रही है खातों को लेकर के, और तमाम जो आईबीसी को लेकर के भी रिपोर्ट आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि तमाम ऐसे उपाय किए गए हैं जिससे कि एनपीए का लेवल भी कम हुआ है और सीएडी का लेवल भी काफ़ी कम आ रहा है।
मैं इसको थोड़ा सा और इसको विस्तारित करते हुए राजन जी अगर अनुमति दें, मैं इस बात को कहूंगा कि रिजर्व बैंक यदि बैंकिंग सेक्टर को इतना आगे ले आया है, याद करना चाहिए 10 वर्ष पहले हम किस बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे थे और बड़ा वहां पर स्थिति बड़ी नाजुक स्थिति थी, और उसके बाद आप देखिए इसी बैंकिंग इंडस्ट्री ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। वो चाहे आप जनधन अकाउंट के जो है खाते देखते हैं तो इतने बड़े स्तर पर जाकर के खाते देखते हैं, 50 करोड़ खाते अगर जनधन अकाउंट से खोलते हैं तो, या इसी प्रकार से आप देखिए नवाचार के लिए वो सहयोग करते नजर आते हैं तो नोटबंदी में भारतीय बैंकिंग इंडस्ट्री जिस प्रकार से सहयोग करते हुए अपने एनपीए को भी घटाती है भारत सरकार और आरबीआई के मार्गदर्शन में। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है जिस पर हम बहुत कम चर्चा करते हैं। अच्छा हुआ आज आपने ये प्रसंग उठाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री जो भारत में पूरा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। आज ग्रोथ इंजन लालचंद जी कहां से आ रहा है? उन क्षेत्रों से आ रहा है जिनको हम हमेशा उपेक्षित मानते थे और मानते थे यहां से ग्रोथ नहीं आ सकता। उदाहरण देता हूं, कृषि या छोटे स्तर के लोगों ने जिस प्रकार से काम करके, चाहे वो छोटे छोटे लोन के रूप में आया हो तो, या इसी प्रकार से हम देखते हैं तो स्वनिधि योजना क्या है, वो एक बहुत बड़ी सफलता की मिसाल बनी भारत में। लोगों को लगेगा, बड़े इंडस्ट्रीज को लग सकता है कि उससे हमारा क्या, लेकिन उससे आप ये देखिए कि गरीबी कम हुई, 13 करोड़ ऐसे लोग गरीबी से बाहर नहीं आ गए। फिर हमको एक नया ग्रोथ इंजन मिलता हुआ तैयार है। उत्तर प्रदेश के बारे में लालचंद जी ईमानदारी से बताइएगा, 2017 के पहले आप क्या ओपिनियन रखते थे? बिल्कुल, ये बात तो सच है, और आज 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, सही बात है। आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है। ये छोड़िए, आज उत्तर प्रदेश में कैपेक्स का एक डेटा जारी किया है आरबीआई ने पिछले 5 वर्षों का। उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर 5.5 लाख करोड़ से शीर्ष स्थान पर है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु बिल्कुल बहुत पीछे छूट ठीक है। शुभमोय भट्टाचार्य जी, आपसे एक टेक्निकल चीज मैं समझना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए भी। ये जो आरबीआई ने बैंकों द्वारा जो खाता है और जमा है, डिपॉजिट्स है, उसका जो क्लासिफिकेशन किया है कि जो इनएक्टिव खाते हैं या फिर जो लावारिस जमा हैं, उनके लिए जो क्लासिफिकेशन किया है, इससे आम लोगों को, ग्राहकों को किस तरह से फायदा होने वाला है? खासकर क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग अकाउंट्स बहुत वजह से खोलते हैं। खासकर आप देखेंगे छोटे शहरों वगैरह में लोगों को जब अकाउंट्स खोले जाते हैं, ये सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं, तो बहुत बड़ी एक के बाद एक कंपनियों में जाते हैं और खाता खोलता जाता है। तो वो खाते किस तरह से रखा जाए उस पर इनऑपरेटिव हो जाते हैं, उस पर उनका फिर उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है कि भाई आपके पास इतने सारे खाते क्यों हैं, आप इस क्या उत्तर दे सकते हैं। तो लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो दिस इज डेफिनेटली, जैसे कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग की हम जब बात करते हैं, ये आता है कि आरबीआई ने कहा है कि उन खातों के ऊपर आप लोगों से आप प्रेशर नहीं डालेंगे, उनके ऊपर चार्ज नहीं लगाएंगे, और आप उनके ऊपर उनको हेल्प करेंगे कि किस तरह से वो खातों को रेगुलराइज किया जाए, कि ताकि वो काफी दिनों से अगर बंद भी है तो भी किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, कि जैसे दूसरे जो ऑपरेटिव खाता है उसके साथ मर्ज किया जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मैं मानता हूं कि ये सच में एक बॉटम ऑफ द पिरामिड में ये बहुत यूजफुल चीज है, और ये बहुत अच्छा कदम आरबीआई ने उठाया है। ठीक है, तमाम संकेत हैं, और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने घाटे पर काबू पाने की कोशिश की तो टैक्स बढ़ा दिया, या फिर जो है मुद्रास्फीति को अगर कम करना है तो उधर जो लिक्विडिटी है उस पर असर पड़ गया। लेकिन अभी सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ संतुलन में दिखाई पड़ रहा है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सभी जगह से अच्छी खबरें लगातार मिल रही हैं, जो इस साल भी और आने वाले कुछ सालों तक भी रहने का अनुमान सब लोग लगा रहे हैं, सारी एजेंसियां लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस चर्चा में प्रोफेसर अग्रवाल और शुभमोय भट्टाचार्य जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की इस खास चर्चा में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।